नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा शर्मा और मेरे YouTube चैनल लीगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बड़े यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में विवाद क्यों चल रहा है और विवाद शुरू होने की वजह क्या है, और इससे जुड़े कुछ कानून के विषय में भी आज हम बात करेंगे। इन दिनों यूट्यूब और विभिन्न सोशल मीडिया पर दो बड़े यूट्यूबर के बीच विवाद चल रहा है। पहले यूट्यूबर हैं संदीप माहेश्वरी, जो भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और दूसरे हैं विवेक बिंद्रा, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ उद्यमी भी हैं। संदीप माहेश्वरी के YouTube पर 2.83 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, वहीं विवेक बिंद्रा के YouTube पर 2.14 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। विवेक बिंद्रा YouTube के अलावा बड़ा business.com के फाउंडर और CEO भी हैं। जेनजेड और लोगों के बीच इस वक्त ये दोनों लोग चर्चा का विषय हैं। समाज का एक धड़ा संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं दूसरा विवेक बिंद्रा को। तो आखिर इन दोनों के बीच विवाद है क्या, और ये विवाद कहां से और कैसे शुरू हुआ? दरअसल यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पर 11 दिसंबर 2023 को बिग स्कैम एक्सपोज्ड के नाम से एक 10 मिनट का वीडियो डाला। बस पूरा विवाद इस वीडियो से शुरू हुआ। इस वीडियो में 3 लड़कों ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने भारत के काफी बड़े यूट्यूबर से एक बिजनेस का कोर्स 50,000 रुपए में खरीदा, लेकिन उन लड़कों को कोर्स खरीदने के बाद यह पता चला कि इस कोर्स से बिजनेस नहीं सीखा। इनके मुताबिक इस कोर्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने इस कोर्स के पैसे मांगने चाहे तो उनसे कहा गया कि पैसे रिटर्न करने की कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिले तो आपको यह कोर्स किसी और को बेचकर कमीशन के रूप में अपना पैसा वापस ले सकते हैं। कुछ ऐसा ही आरोप कुछ और लड़कों ने भी लगाया। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने इसे स्कैम करार दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संदीप माहेश्वरी ने ना तो विवेक बिंद्रा का नाम और ना ही उनके बिजनेस बड़ा business.com का नाम लिया, लेकिन इस वीडियो के सामने आते ही विवेक बिंद्रा ने इसे अपने ऊपर लेते हुए अपने YouTube चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डालकर इस वीडियो का रिस्पॉन्स दिया। तो चलिए इससे जुड़े हम कुछ कानूनी प्रावधान के बारे में भी बात करते हैं। तो हमारा एक एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2021। यह कानून किस लिए बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो किसी भी कानून को बनाने का उद्देश्य होता है उस पार्टिकुलर सेक्टर में पारदर्शिता को लाना, एफिशिएंसी को लाना, अकाउंटेबिलिटी को लाना। किसी भी क्षेत्र में अगर पारदर्शिता हो, अकाउंटेबिलिटी हो, एफिशिएंसी हो तो क्या होगा? मुझे लगता है वो पॉजिटिव होगा। ये जो हुआ एक बहुत अच्छा स्टेप हुआ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक ही उद्देश्य है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अर्थात कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना। यहाँ ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये 2 चीजों से गवर्न है। सबसे बड़ी बात है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो इन्वॉल्व है वो 2 चीजों को ही लेके चलेंगे, तीसरी नहीं है। तो ये 2 कौन सी है? पहली है गुड्स एंड दूसरी है सर्विसेज। सिर्फ गुड्स और सर्विसेज में ये जो डायरेक्ट सेलिंग में लोग ज्वाइंट है, डायरेक्ट सेलिंग में उसको मजबूती देने के लिए ही ये एक्ट बनाया गया है। ऐसे लोग या ऐसी कंपनियां जो कस्टमर्स की केयर नहीं करते, उनके साथ धोखाधड़ी करके पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, ऐसी कंपनियां के लिए जो सही सेवाएं या गुड्स नहीं देते, उनके लिए एक सही कदम है। ये कानून की सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा है और बाकियों के लिए भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये कानून पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियों के सख्त खिलाफ है और कस्टमर्स के हितों की रक्षा करने वाला है। तो इस कानून की बेसिकली 2 पॉइंट है जो गहराई से समझना है। पहला जो पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन के बारे में है, और दूसरा ग्राहक के हितों की रक्षा के बारे में। कैसे समझे कि कोई स्कीम पिरामिड स्कीम चलाने वाली कंपनी है या एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है? दोस्तों, पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां आपको पैसा कमाने के लिए खूब प्रेरित करती हैं। ये पकड़ी न जा सके इसके लिए दिखावे के लिए प्रोडक्ट रखती है, जबकि खुद का कोई प्रोडक्ट्स नहीं होता। जबकि दुनिया के किसी भी व्यवसाय का मुख्य आधार प्रोडक्ट या सर्विस ही होता है, और इस पर आपका ध्यान न जाए इसलिए ये आपको अमीर बनाने की या करोड़पति बनाने की फालतू मोटिवेशन वगैरह की बात तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट की बात आती है तो ये हमेशा प्रोडक्ट को महत्व कम करके बात करते हैं, क्योंकि कोई रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह तो है ही नहीं।
एक्चुअली में ये बिना जड़ का पौधा होते हैं, जिनके पास मनी रोटेशन हमेशा चला करता है और ये लोग हमेशा ज्वाइनिंग की बात करते रहते हैं। वास्तव में ये जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग करवाएंगे उतना ज्यादा मनी होगा और ऐसे कंपनियों में परचेजिंग और रीपरचेजिंग की बातें बड़ी जोर शोर के साथ होती रहती हैं। रीपरचेजिंग तो तभी संभव है ना जब एक नॉर्मल इंसान के लिए, जब उसके पास ठीक ठाक ग्राहक हो, और ग्राहक तभी आते हैं जब क्वालिटी में दम हो। तो इस कानून का सीधा सा मतलब है कि ऐसी कंपनीज जो प्रोडक्ट्स की आड़ में मनी चेंज सर्कुलेशन कर रही है या फिर पिरामिड स्कीम कर रही है, उन पर रोक लगाना तय है। मान लीजिए आपने कोई फोन परचेज किया है। अब मान लीजिए आपके फोन में आपका फोन OnePlus का परचेज किया है आपने, या मान लीजिए उसे 50 लाख से कम का फोन परचेज किया है। फोन खराब निकल आया और कंपनी वाले सुन नहीं रहे हैं। या आपने कार परचेज करी 15-20 लाख की, तो आप शिकायत कहाँ करेंगे अगर कार में आपके खराबी आ गई है। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम नोटिफाई किए हैं जो आपको एज ए कंज्यूमर पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं। तो हमारे जो अधिकार हैं उनको अलग अलग समय पर भारत सरकार द्वारा नोटिफाई किया गया था। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पहली बार लाया गया। इसके बाद 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि हमारी जो भी शिकायतें हैं उसके लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण समिति का निर्माण किया जाएगा, की भी गई। इसके साथ साथ कंज्यूमर कोर्ट बनाई जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग अपने उपभोक्ता के नाते परेशान हैं तो इसके लिए पार्टिकुलर न्यायालय होगी। कंज्यूमर को भी जो नुकसान हुआ वो उपभोक्ता को उस नुकसान की भरपाई करी जाएगी। यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर लायबिलिटी सेट की गई कि आप अगर जिला उपभोक्ता या जिला न्यायालय में कर सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 1 करोड़ से कम का है और उसमें कोई खराबी है, कंपनी वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको जिला जो उपभोक्ता न्यायालय है उसमें 1 करोड़ तक के मामले ले जा सकते हैं। स्टेट के अंदर यानी राज्य के अंदर जो मुख्यालय बना रखा है उसके अंदर 10 करोड़ तक के मामले ले जा सकते थे, और नेशनल लेवल पर आप 10 करोड़ से ऊपर के तक के मामले ले जा सकते थे। पहले तक ये होता था। अब जिला उपभोक्ता में 50 लाख तक के मामले ले जा सकते हैं। इसके बाद 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की शिकायतें हैं उसके लिए स्टेट कमीशन के पास में ले जा सकते हैं, और इसके बाद में 2 करोड़ के ऊपर की जो शिकायतें हैं उसे नेशनल कमीशन तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा और क्या दिया गया है, इसमें जितनी भी डायरेक्ट सेल अथॉरिटी है उन्हें अपने प्रोडक्ट के रिटर्न डेट, रिफंड डेट, एक्सचेंज डेट, वारंटी, गारंटी सभी चीजें इन्फॉर्म करनी होगी। उन्हें प्रॉपर तरीके से बताना होगा कि पेमेंट कैसे लेंगे, साथ में अगर उनसे कोई शिकायत है उसे कैसे निपटाएंगे ये भी बताना होगा। और अगर इसके लिए आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।